अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली याकिब है और हम आज पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखने से पहले यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, तो आपको पता है कि मसल की जब भी कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो उसके पीछे एक नर्व इम्पल्स आती है जो उसको स्टिमुलेट करती है मसल को। तो मसल स्टिमुलेट होगा यानी कि नर्व इम्पल्स के ज़रिए, फिर बाद में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। सबसे पहले हम देखते हैं मसल स्टिमुलेट कैसे होता है यानी कि नर्व इम्पल्स कैसे आती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन है। ट्रांसफर सेक्शन के अंदर ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न होता है। एंटीरियर हॉर्न हमें पता है कि मोटर सेंटर है, यानी कि सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स यहाँ से निकलने और जाके मसल के ऊपर अटैच होने हैं। तो ये मैंने एक मोटर न्यूरॉन को बड़ा करके जूम करके यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एंटीरियर हॉर्न से मैसेज आता है मोटर न्यूरॉन के जरिए नर्व इम्पल्स का। अब हमें पता है कि मोटर न्यूरॉन के एंडिंग के ऊपर, ये टर्मिनल के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ एक्यूमुलेटेड होती है, एसिटाइल कोलिन। तो जैसी नर्व इम्पल्स आती है, ये एसिटाइल कोलिन जो है ना, ये प्री साइनेप्टिक, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर डिफ्यूज होती है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, नर्व इम्पल्स जैसी आती है, एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल जो है वो ओपन होते हैं। साथ साथ कैल्शियम का इन्फ्लक्स अंदर की तरफ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ से निकलकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये इतना पोर्शन क्या है मेरे पास, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन आ जाती है। अब जैसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइल कोलिन आती है तो जाके अटैच कहाँ पर होती है, ये हमारे पास नीचे मसल बना हुआ है। तो मसल की ये जो होती है जहाँ पर आके एसिटाइल कोलिन वगैरह अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। तो एसिटाइल कोलिन जैसी मोटर एंड प्लेट ऑफ मसल के ऊपर जाके अटैच होती है, मसल के अंदर वो क्या चीज़ को ओपन करवाती है, सोडियम गेटेड चैनल। इसको हम बोलते हैं पूरा नाम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होता है, सोडियम अंदर की तरफ इन्फ्लक्स करता है। तो हमें पता है, जैसे हमने नर्व के अंदर पढ़ा था, न्यूरॉन के अंदर, कि जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स अंदर होता है तो डीपोलराइजेशन होती है, यानी कि वो चीज़ स्टिमुलेट हो जाती है। तो जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो मसल स्टिमुलेट हो जाएगा, मसल के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब जैसे ही मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो वो एक्शन पोटेंशियल मसल के थ्रू आउट दी एंड तक जाता है, डीप भी जाएगा और एंड तक भी जाएगा, जहाँ जहाँ पर मायोफाइब्रिल्स हैं। तो ये बात समझ आ गई। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के जरिए इंपल्स आई, इंपल्स ने क्या किया, एसिटाइल कोलिन को प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास लाकर डिफ्यूज करना है। साथ साथ कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के मेम्ब्रेन के अंदर ही। तो एसिटाइल कोलिन अल्टीमेटली सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आती है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के आने के बाद वो मोटर एंड प्लेट पर लगती है एसिटाइल कोलिन, और साथ फिर क्या होता है, मसल के अंदर क्या चीज़ ओपन होती है, सोडियम चैनल होते हैं ओपन। सोडियम चैनल जैसे ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आता है तो डीपोलराइजेशन होती है मसल की, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। वो एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट दी मसल ट्रांसफर करता है, और अगर वो थ्रू आउट दी मसल जाएगा तो जाहिर बात है वो सार्कोप्लाज्म के अंदर भी जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ सार्कोप्लाज्म। ये देखें, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एंडोमाइसियम है। एंडोमाइसियम के अंदर ये हमारे पास गोल गोल स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, यानी कि ऑरेंज वाला, ये मायोफाइब्रिल्स हैं। काफ़ी सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और मायोफाइब्रिल्स के साइडों पर क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है हर तरफ। इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। क्योंकि मसल का, इसलिए हम इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइज फ्लोट कर रही थी, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम दो अभी मेन ध्यान में रखते हैं। एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है कैल्शियम स्टोर्ड। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मसल का, तो साथ साथ क्या होता है, मसल का जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसने सार्कोप्लाज्म को स्टिमुलेट कर देना है। सार्कोप्लाज्म ने क्या करना है, कैल्शियम को रिलीज करना है। इसी तरह वो माइटोकॉन्ड्रिया को भी स्टिमुलेट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी की प्रोडक्शन करता है। अब हमारे पास कैल्शियम और एटीपी बन चुका है। अब वो बन गया अगर, तो वो आएगा कहाँ पर, ये हम देखते हैं। तो ये हमारे पास मायोफाइब्रिल का जूम करके हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मायोफाइब्रिल में ये जो है, ये जी डिस्क है। जी डिस्क के साथ ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। जब हमने डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमें पता चला था कि एक्टिन के दो एंड्स होते हैं, दो ऐसे करके एंड्स होते हैं, दो फिलामेंट्स होते हैं। तो इस फिलामेंट के ऊपर क्या लगी होती चीज़, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन लगी होती है। तो ये जी डिस्क है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है। मायोसिन के हमने पढ़े थे दो हेड्स होते हैं, दो हेड और साथ उसकी हिंज और साथ टेल। तो हमें पता था कि मायोसिन के हेड हिंज के ऊपर मूवमेंट करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर हिंज है वहाँ वहाँ से वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया ना। ये जी डिस्क, ये एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर ये ब्लू वाली शेप में क्या पड़ी हुई है, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ट्रोपोनिन। ठीक है, और ये दरम्यान में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, मायोसिन के फिलामेंट्स। मायोसिन के फिलामेंट यानी कि मायोसिन का हेड है, उसके हिंज और टेल है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं मसल की कंट्रैक्शन को। हमें पता है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर जनरेट हुआ था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज़ रिलीज हो गई थी, कैल्शियम। वो जो कैल्शियम रिलीज हुई है ना, वो आकर कहाँ पर लगती है, ट्रोपोनिन के ऊपर। ये जो 3 कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है ना, इनके ऊपर जाके कैल्शियम ने बाइंड होना है। कहाँ कहाँ पर बाइंड होना है, हमें पता है कि ट्रोपोनिन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक आई है, टी है और सी है। टिक से हमने इसको याद किया था। जो आई वाला है ये एक्टिन के साथ अटैच होता है, एक्टिन के मॉलिक्यूल के साथ। जो टी वाला है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है, और जो सी वाला है वहां पर ये वाला जो कैल्शियम रिलीज हुआ था उसने आगे बाइंड होना है। तो जैसे ही यहाँ पर आके कैल्शियम बाइंड होता है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो ये एक्टिन के फिलामेंट्स के ऊपर से हट जाएगी प्रोटीन, और इसके नीचे से जो एक्टिव साइट्स है ना वो एक्सपोज होंगी। जैसी ही एक्टिव साइट एक्सपोज होंगी, मायोसिन के हेड जाकर वहां पर बाइंड कर देंगे फौरन से। तो अगली डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे वो एक्सपोज होती है। तो फिर से यही स्ट्रक्चर स्केलेटन मसल का। तो ये मायोफाइब्रिल है। ये जैसे ही कैल्शियम आके सी के ऊपर जाके लगी तो क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई। ये ब्लू वाली, पहले ब्लू वाली चीज, ये जो ट्रोपोमायोसिन है कहाँ पर थी, ये एक्टिन के बिल्कुल ऊपर बैठी हुई थी ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, जैसे कैल्शियम आके बाइंड हुई, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हटी, और क्या हुआ, एक्टिन के जो ऊपर एक्टिव साइड्स हैं, ये जो गोल गोल दाने दाने से हैं, ये एक्सपोज हुए। और जैसे ही एक्सपोज होते हैं तो मायोसिन के जो ये हेड्स हैं ये फौरन से जाके इसके ऊपर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही बाइंड करते हैं ना तो क्या होता है, यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगी है। अब वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती किस तरह से, आप ये समझें, ये जैसे मेरे पास एक्टिन है और ये मेरे पास मायोसिन के हेड है। कैल्शियम आके ट्रोपोनिन के ऊपर लगा तो एक्टिन के ऊपर, ये जो एक्टिन के ऊपर वो जो ट्रोपोमायोसिन थी वो अपनी जगह से हट गई। तो क्या एक्सपोज हो गए, एक्टिव साइट्स। जैसे एक्टिव साइट एक्सपोज हुई तो ये मायोसिन के हेड जाके लगे। अब ये ऐसे करके मायोसिन के हेड जाके लग जाते हैं दोनों एक्टिव साइट्स के ऊपर, और एक्टिव साइट के ऊपर जैसे जाके लगते हैं तो ये मूवमेंट जनरेट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो मायोसिन की जैसी हेड जैसे मूव करते हैं तो ऐसे मूवमेंट से क्या होगा, एक्टिन के फिलामेंट जो हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इस मूवमेंट से क्या होता है, जो एक्टिव के फिलामेंट्स है ना वो मायोसिन के ऊपर ऐसे करके ओवरलैप करते हैं। ये मायोसिन है तो ये एक्टिन है, एक्टिन के ये मायोसिन के हेड्स हैं, यहाँ पर ये एक्टिन है तो एक्टिन के ऊपर जाके हेड्स लगेंगे और वो इसको खींच के ऐसे अपने ऊपर ओवरलैप करा लेंगे। यानी कि पूरी की पूरी ये जी डिस्क कैसे जाके ओवरलैप हो जाएगी विद एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर बात आपने क्या याद रखनी है कि एक तो कैल्शियम का रोल था, ठीक है। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाए थे वो अब कहाँ पर यूज होने हैं। मैंने बताया कि जब वो मायोसिन के हेड जाके लगते हैं तो मायोसिन के हेड जब जाके लगते हैं तो मायोसिन के हेड को मूवमेंट हो रही है वैसे करके, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट होती है ना, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोला, पावर स्ट्रोक। तो ये पावर स्ट्रोक को जारी बात है एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, इन हेड्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एटीपी से आती है। अब वो होती कैसे है, ये जो मायोसिन के हेड है ना, यहाँ पर एटीपीएजेज एंजाइम होते हैं। ये एटीपीएजेज एंजाइम इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो एटीपी को तोड़ते हैं, एटीपी और फॉस्फेट के अंदर, और एनर्जी जो बनाते हैं उससे मूवमेंट होती है। अब वो जब उससे मूवमेंट होती है ना तो क्या होता है, एक्टिव के फिलामेंट जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये बात समझ आ गई। अब इस जो मूवमेंट हुई है ना, मायोसिन के हेड ने जो एक्टिन फिलामेंट की जो मूवमेंट करवाई है, इस एक थ्योरी बनती है। इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वॉक अलोंग थ्योरी, क्योंकि वॉक ही कर रही है। ये जो एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन के ऊपर वॉक ही कर रहे होते हैं ऐसे करके, तो हम इसको बोलते हैं वॉक अलोंग थ्योरी, या इसको बोलते हैं रैचिट थ्योरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, यानी कि मसल कंट्रैक्शन का। अब हम इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मोटर नर्व मैसेज भेजती है, सिग्नल सेंड करते हैं किसको, मसल फाइबर को। मसल फाइबर की नर्व एंडिंग के ऊपर, यानी कि जहां पर न्यूरोमस्कुलर, ये नर्व है और ये मसल है, मसल और नर्व का जो आपस में कनेक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हमें पता है कि क्या चीज रिलीज होनी है, वहां पर एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आनी है। तो एसिटाइलकोलिन जैसी ही आती है तो क्या होता है, एसिटाइलकोलिन क्या करवाती है, यानी कि वो एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल ओपन होते हैं तो एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गई। अब जैसे वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आके मोटर एंड प्लेट्स के ऊपर जाके लगती थी, मोटर एंड प्लेट पर जैसे जाके लगती है तो वो क्या कराती है, सोडियम चैनल जो वहां पर ओपन करवाती है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ओपन कराते हैं वहां से सोडियम का इन्फ्लक्स मसल के अंदर होता है, तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर जनरेट हो जाता है। अब मसल के अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो थ्रू आउट दी मसल ट्रांसफर करता है, थ्रू आउट दी मसल ट्रांसफर करता है। इसका मतलब वो सार्कोप्लाज्म में जाकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है, तो वो क्या चीज बनाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर देता है, कैल्शियम को। अब जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है वो कहां पर आके बाइंड करता था, वो कैल्शियम ट्रोपोनिन के सी पार्ट के ऊपर जाके लगता था और क्या करता था, ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन के ऊपर बैठी प्रोटीन थी उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता था। अब जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होती है, एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं वो
एक्सपोज होती हैं और मायोसिन के हेड जाकर अटैच होते हैं और वो मूवमेंट करते थे, जिसको हमने बोला था वॉक अलोंग थ्योरी। अब जैसे वो मूवमेंट करते थे तो क्या होता था, ये मायोसिन के हेड के ऊपर एक्टिन स्लाइड कर देते थे। जितनी ज्यादा स्लाइडिंग होगी उतनी ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगली बात हम ये देखते हैं आखिर में, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब मसल रिलैक्स भी होगा। तो मसल रिलैक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो कैल्शियम निकली थी ना, वो कैल्शियम अगर हम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज दें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये कैल्शियम जो रिलीज हुई थी उसको हम पंप्स के जरिए ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा से पैक करवा देंगे अंदर। अब ये पंप प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, याद रखना है, ये जो पंप्स है ना ये सार्कोलीमा के ऊपर प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम जो बाहर रिलीज हुई है मायोफाइब्रिल के एक्टिन ट्रोपोनिन के पास मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर जो कैल्शियम रिलीज हुई है ना, उस कैल्शियम को वापस अंदर की तरफ एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेज देता है। तो कैल्शियम जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप बैक होगी तो क्या होगा, मायोसिन के हेड है ना वो डीअटैच हो जाएंगे एक्टिन से, ठीक है, मायोसिन के जो हेड थे वो डीअटैच हो जाएंगे एक्टिन से। अब इस डीअटैच के लिए ना हमें एक और चीज याद रखनी है कि उसके लिए हमें एटीपी भी साथ साथ चाहिए होता है। अगर एटीपी नहीं होगा तो मायोसिन का हेड कभी भी डीअटैच नहीं होगा। और यही कंडीशन हमें मिलती है मुर्दा लोगों के अंदर, जब कोई मर जाता है तो हमें पता है कि उसके मसल स्टिफ हो जाते हैं कुछ देर बाद। वो मसल स्टिफ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब मर जाता है ना तो एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं हो रही तो उसके कुछ ना कुछ तो मायोसिन के हेड्स जो हैं वो एक्टिन के ऊपर तो लगे होंगे, तो वो उनको डीटैच होने का मौका नहीं मिलता। जब वो डीटैच होने का मौका नहीं मिलता तो वो एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड बन जाता है, तो वो कंट्रैक्शन होती है, तो वो कंट्रैक्शन से उनकी मसल की स्टिफनेस बन जाती है। अब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस। तो हमने बता दिया कि अगर आपने मसल की कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कराना है तो आपको कैल्शियम को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेजना है, साथ साथ आपको एटीपी भी चाहिए एक्टिन और मायोसिन के हेड को डिटैच करने के लिए। तो ये था हमारे पास सारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जिसको हमने मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोला था। आई होप आपको समझ आया होगा सारा। थैंक यू।